सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा आज दिनांक 11/12/2024 को जो सीनियर टीचर की यानी कि सेकंड ग्रेड टीचर के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया उसके बारे में कि नई भर्ती आई है। तो आप यहाँ देखोगे कि एक तो वरिष्ठ अध्यापक के 8 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस वीडियो में और अपन आगे देखेंगे कि अपने को कौन सी तैयारी करनी चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड की करें, सेकंड ग्रेड की करें या रीट की। उसके अलावा ये जानेंगे कि ये इतने कम पद आने का जो कारण है, क्या वजह रही है कि इतने 2129 पदों के ऊपर ये भर्ती निकाली गई है। तो इन सभी पर बातें करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए 8 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें हिंदी के अंदर 273 पद हैं। हिंदी के लिए 273 पद जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं, और जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए 15 पद हैं। तो टोटल हैं 288 पद। और अंग्रेजी के लिए 242 पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 85। टोटल है 327। गणित के लिए आपको गैर अनुसूचित क्षेत्र में 539 पद दिए गए हैं, और उसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र के लिए 155, और टोटल है 694। तो यहाँ देखिए, आपको ये लग रहा दिखेगा कि गणित के पद तो ठीक है, मतलब औरों की तुलना में ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनकी तुलना में गणित के पद ठीक हैं। अब गणित वालों में भी देखिए क्या होगा जब ये पूरा विस्तृत विवरण आएगा भर्ती का, तो उसमें देखिए, क्योंकि पिछली बार जब क्या हुआ था, जो 40% वाला रूल था, तो उसके अंदर क्या हुआ कि गणित के अंदर 40% बच्चों के नहीं बने थे, तो वहाँ पर सीटें जो थी वो वैकेंट रह गई थी। तो उसी की वजह से क्या है कि जो ये 694 पोस्ट आई हैं, और उसके अंदर भी देखोगे आप ओबीसी जनरल में तो ज़्यादा नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि एससी एसटी के अंदर बैकलॉग पर ज़्यादा रहे थे, तो उन्हीं के लिए इसमें ज़्यादा सीटें होंगी। बाकी जनरल के लिए और ओबीसी के लिए इसमें पदों की संख्या अन्य की तुलना में फिर कम होगी। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में 261 तो हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और 89 पद हैं अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और टोटल हैं 350 पद। इसी प्रकार से देखिए सामाजिक विज्ञान में, अब इतना बड़ा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, और कैंडिडेट की संख्या भी बहुत ज़्यादा रहती है सामाजिक विज्ञान के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मैं एक प्रकार से कहूँ कि दुख की जो बात है, या कि जो दुख का विषय है, कितना बड़ा सब्जेक्ट होने के बाद में, इतने बड़े अभ्यर्थी ज़्यादा संख्या में होने के बाद में भी केवल 70 पोस्ट दी हैं, और टोटल जो पोस्ट है वो 88 पोस्ट है। अब देखिए, ये तो विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने किस प्रकार से विज्ञापन जारी किया है, किस प्रकार से उन्होंने पोस्ट क्रिएट की हैं, लेकिन इसके पीछे जो मेन जो कारण है ना, वो आपको समझना पड़ेगा कि सेकंड ग्रेड के अंदर एसएसटी के पद इतने कम क्यों आ रहे हैं। पीछे भी कम आए थे, अब भी कम आए हैं, और आगे अगर कोई भर्ती होगी तो उसमें तो इससे भी कम आने की संभावना रहेगी। उसकी वजह क्या है कि जो सीनियर सेकंड, देखो पहले क्या होता था कि माध्यमिक स्कूल भी होती थी, और उच्च माध्यमिक और अपर प्राइमरी, लेकिन अब क्या है, एक तो अपर प्राइमरी है, या फिर सीधे ही जो पहले माध्यमिक थी ना, जो 10वीं तक की स्कूल है, उनको सीधा क्या कर दिया गया है, 12वीं तक की स्कूल बना दिया गया है, उच्च माध्यमिक कर दिया। तो एक प्रकार से वो जो बीच की कड़ी थी ना, वो एकदम हटा दी गई है। अब देखिए, जो सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल होंगे ना, 12वीं तक की स्कूल, तो वहाँ पर क्या है कि जो लेक्चरर होते हैं ना, जैसे हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटिकल का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, उन लेक्चरर्स को क्या दे दिया जाता है, जो सेकंड ग्रेड के जो सब्जेक्ट होते हैं एसएस के, सामाजिक विज्ञान जो होती है, उन लेक्चर्स को पढ़ाना होता है। तो इस वजह से क्या हो गया कि वो जो पोस्ट थी ना, वो धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है, एक प्रकार से वो ख़त्म कर रही है। क्योंकि देखिए, उनके पास भी एक अपनी वजह है कि जैसे मान ली जो लेक्चरर है, तो उसके पास तो केवल 11वीं और 12वीं का ही होगा, 2 ही तो क्लास हुई। अगर स्कूल में स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है तो केवल वो 2 क्लासों को ही पढ़ाएगा, तो फिर गवर्नमेंट इतने को उनको पेमेंट क्यों दे। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि लेक्चरर जो है वो नीचे की क्लासों में जाएंगे। 9th और 10th के अंदर भी जो एसएस है ना, वो लेक्चर्स को पढ़ानी पड़ रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि सामाजिक विज्ञान के पद कम आ रहे हैं। दूसरी बात ये हो गई कि अभी तक डीपीसी नहीं हुई है। अगर डीपीसी हो जाती है अभी समय पर, तो हो सकता है कि इस विज्ञापन के अंदर यहाँ पे संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलती। और ये केवल कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आगे भी, क्या पता, अभी डीपीसी जल्द भविष्य में हो जाए तो पदों की और भी स्वीकृति मिल जाए। लेकिन अभी आपको केवल यही मानकर चलना है कि आज के दिन आपके पास केवल और केवल 2129 पदों पर भर्ती आई है,
और आप अपने सब्जेक्ट के देखो, जिस भी सब्जेक्ट से आप तैयारी करो अपने पदों को देखो कि कितने पद आए हैं और उसी के हिसाब से आप तैयारी करो। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस विज्ञापन को देख लेते हैं। तो देखिए, इसके अलावा इस विज्ञापन में क्या कहा गया है कि यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक पद के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई हिंदी से लगा रहा है, कोई SS से लगा रहा है, तो एक ही व्यक्ति 2 फॉर्म लगा रहा है तो उसको अलग अलग लगाने पड़ेंगे, 2 अलग अलग पदों के लिए उसे आवेदन करना पड़ेगा। देखिए, पूरी विज्ञप्ति मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा आपको, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, मैं डाल दूंगा वहाँ पे। बस केवल जो मुख्य बातें हैं उन्हीं के ऊपर अपन बात करेंगे। योग्यताएं में देखिए कि शैक्षणिक योग्यताएं कौन सी होनी चाहिए, ये यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी विषय के लिए क्या योग्यता है कि ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC विद कंसर्न्ड सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन या गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे केवल ये बताया है आपके पास क्या होना चाहिए, UGC के द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ से आपकी ये बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। तो डिग्री और डिप्लोमा, ठीक है ना, और जो NCT के द्वारा मान्यता प्राप्त हो वो। अब इसके लिए क्या करना है कि विज्ञान विषय के लिए आप क्या होना चाहिए, तो एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। यानी कि बैचलर डिग्री के अंदर, यानी अगर आप ने विज्ञान विषय की बात करें तो अगर आपने BSc किया है तो BSc में आपके पास इन सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCTE। यानी कि यहाँ पर आपको इन जो सब्जेक्ट दे रखे हैं इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास हों, चाहे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स जूलॉजी हो सकता है, फिजिक्स बॉटनी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई 2 सब्जेक्ट हों तो आप क्या कर सकते हो, 2nd ग्रेड साइंस के टीचर आप बनने के लिए योग्य हो। उसके बाद में बात करें सामाजिक के लिए, तो सामाजिक विज्ञान के लिए भी वही है कि एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, यानी इन सब सब्जेक्ट में से आपके 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के अंदर होने अनिवार्य हैं। कौन से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एड एंड फिलोसॉफी। यानी कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट हैं तो आप SS के 2nd ग्रेड टीचर बनने के लिए काबिल हो। अब देखिए, ये तो होगी योग्यता की बात, और ग्रेड पे जो होगा वो होगा आपका 4200, और जो पे मैट्रिक्स लेवल होता है वो 11th, और परीक्षा काल में क्या दिया जाएगा, फिक्स पे दिया जाएगा। यहाँ आयु सीमा देखिए, 1/1/26 को न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। और ये कितनी तारीख को दी गई है, 1/1/2026 को। यानी लगभग आपके पास अगर 1/1/2026 तक अगर कोई 18 वर्ष का हो जाता है और 40 वर्ष से कम रहता है तो वो अभ्यर्थी क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। उसके अलावा अनेक कैटेगरियों में भी छूट दी जाएगी, वो आप इसमें देख लेना कि अलग से कि SC ST के लिए, OBC के लिए 5 साल की छूट दी गई है, ये दे रखा है यहाँ पे 10 ईयर की, आप इसको अच्छे से देख लेना। मेन चीज़ों पर बात करेंगे अपन, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। परीक्षा का माह, स्थान और माह तो आगे जब कभी भी संभव होगा उस समय बोर्ड के द्वारा, RPSC के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, परीक्षा की डेट घोषित कर दी जाएगी। अब देखिए, परीक्षा की बात करें ना तो जिसका आप ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर आप अपना नॉर्मल तरीके से अगर अंदाज़ा लगाएं अपन कि जिस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं RPSC और बोर्ड, तो अगर अपन ठीक उसी तरीके से अगर देखें ना तो जैसे देखिए, सबसे पहले 1st ग्रेड का नोटिफिकेशन आया, तो यानी कि सबसे पहले अगर संभावना की बात करें तो 1st ग्रेड की एग्ज़ाम होगी, उसके बाद में 2nd ग्रेड की, और उसके बाद में जो रीट की जो मेंस होगी उसके बारे में। और आज रीट मेंस के लिए रीट जो प्री है ना उसके लिए भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अब इसके अलावा SSO के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये सामान्य प्रक्रिया है जो आप हर फॉर्म भरते समय गुजरते हो प्रक्रिया से। अब देखिए, यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सेम वही प्रोसेस रहेगा आपका कि 500 नंबर की परीक्षा होगी। 500 में से पहले पेपर 200 नंबर का होगा और दूसरा पेपर 300 नंबर का होगा। और 200 नंबर का जो पहला पेपर होगा उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत सिलेबस आपको यहाँ दे रखा है कि ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर दे रखा है राजस्थान का, और जनरल नॉलेज वर्ल्ड और इंडिया का, और इसमें एजुकेशन, साइकोलॉजी और नेगेटिव मार्किंग होगी वहाँ पर। अब देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है यहाँ पर पॉइंट नंबर 6
क्या मेंशन किया गया यहाँ पे कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40% प्रोवाइड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबाउ शैल बी रिलैक्स्ड बाई 5% फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी आपको 40% अंक आपको क्या है लाने अनिवार्य हैं और 5% की छूट मिलेगी कौन से कैंडिडेट्स को, जो SC के हैं और जो ST के हैं, उनको 5% की छूट है। यानी जो जनरल कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के हैं, EWS के हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, 40% मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया है कि 40% आपको लेकर आने। इसके अलावा पेपर सेकंड की बात करें तो 300 नंबर का होगा और 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर भी देखिए क्या दे रखा है पॉइंट नंबर 5 कि इसमें भी दे रखा है कि 40% आपको नंबर लाने अनिवार्य है, 5% की छूट दी गई है SC और ST को। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि 2022 में जब एग्जाम हुई थी सेकंड ग्रेड की, तो उसके अंदर क्या किया गया था कि अलग अलग 40% लेकर आना अनिवार्य था, पहले पेपर में भी और दूसरे पेपर में भी। लेकिन 2023 में जो गत गवर्नमेंट थी उसके द्वारा 2023 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें कहा गया कि क्योंकि देखिए गणित वगैरह कई सब्जेक्ट ऐसे थे जहाँ पर है ना अलग अलग के अंदर 40% नहीं आए और सीटें खाली रह गई, तो उन्होंने क्या किया कि दोनों को एक साथ मिला दिया कि दोनों पेपर में है ना कंबाइंड रूप से आपको क्या आना चाहिए, 40% अंक लाने अनिवार्य है। अब यहाँ पर चूंकि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के अंदर दोनों में अलग अलग बात लिखी है, तो एक बात तो अगर यहाँ से सोचे कि इसमें कहीं पर भी ये नाम नहीं आया कि ईच पेपर, क्योंकि अगर ऐसा लिखा होता तो अपन स्पष्ट समझ जाते कि ईच पेपर का मतलब वही कि प्रत्येक पेपर में आपको 40% अंक लाने हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा अभी तक की, लेकिन अब आप यही मान के चलिए, क्योंकि आप यही मान के चलिए कि दोनों पेपर के अंदर अलग अलग 40% अंक लाना जरूरी है, क्योंकि वैसे भी देखिए पोस्टें इतनी बहुत कम पोस्टें हैं और अगर आप 40% अंक भी नहीं लेकर आते हो तो आप सिलेक्शन को भूल जाइए, ठीक है। क्योंकि ये इसमें मतलब ये डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं कि आप कहोगे कि सर आप डिमोटिवेट कर रहे हो, तो इसमें डिमोटिवेट करने की बात नहीं है। अगर आपके 40% अंक भी नहीं आएंगे तो आप सोच के देखिए 88 पोस्ट हैं SS के अंदर, अब तैयारी करने वाले लाखों की संख्या में है, तो उस 88 पोस्ट के अंदर आपके अगर 40% अंक भी नहीं आ रहे हैं तो आज ही आप क्या कर दीजिए, चाहे अपनी किताबें बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो, ये पूछते हो कि कमेंट करते हो कहीं पे जाके, केवल इसी चैनल पर नहीं, अगर आप कहीं पर भी जाके कमेंट करते हो कि क्या सर 40% लाना ज़रूरी है क्या अलग अलग पेपर में, तो भाई 40% अगर नहीं आते हैं ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 50% नहीं आते ना तो सिलेक्शन नहीं होगा इतनी कम पोस्ट के अंदर। तो आपको तो केवल और केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि पोस्ट कम है तो मैं इतनी मेहनत करूं कि मेरे को लास्ट में ना ये अफसोस ना हो कि मैंने थोड़ी सी तैयारी और कर ली होती तो मैं 1 नंबर या 2 नंबर से ना रहा होता। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखिए आगे, इसके अलावा बात करें तो इसमें तो ये विज्ञप्ति के अंदर तो आप पढ़ लेना कुछ, इसके अलावा कुछ खास नहीं। हाँ देखिए अब कुछ बातें और कर लेते हैं कि कौन सी तैयारी करनी चाहिए अभ्यर्थी को, क्योंकि फिर कई अभ्यर्थियों के मन में आता है कि सर पोस्टें कम आई हैं तो हम किसकी तैयारी करें, रीट की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। तो देखिए ये निर्णय तो देखिए आपका स्वयं का होगा, और मैं ये भी नहीं कर रहा कि कोई एकदम मोटिवेशनल स्पीकर की तरह कि नहीं आपको तो एक सीट चाहिए, एक ही सीट तो चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए, तो मैं ये भी नहीं कर रहा। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा पोस्ट होंगी ना उतने ही ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। अगर पोस्ट ही थोड़ी आ रही है तो इसकी सीधी सी बात यही होगी कि पोस्ट अगर थोड़ी है तो सिलेक्शन भी थोड़े होंगे। तो अब सोच के देखिए, अगर मान लो 80-100 पोस्ट हैं और वहाँ पर 3 लाख परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, तो वहाँ पर किस किस का सिलेक्शन होगा? कौन ये बंदा कह सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? कोई नहीं कह सकता। अब यहाँ पर आपके पास में है ना केवल और केवल पढ़ाई नहीं, आपके लिए लक की भी बहुत आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए यही पोस्टें अगर एक सब्जेक्ट की अगर 2000 पोस्ट होती तो 2000 बच्चों का सिलेक्शन होता, तो उसमें क्या होती है कि प्रायोरिटी जो प्रोबेबिलिटी जो होगी ना वो थोड़ी सी बढ़ जाती है कि सिलेक्शन होने की। लेकिन अब केवल ये है कि हाँ बहुत अच्छा अगर आपका सब्जेक्ट है और पूरे विषयों पर आपकी कमांड है तो आप उसी भर्ती के लिए जाएं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो। अब देखिए यहाँ पर कौन सी की तैयारी करें, मान ली फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है आपका या रीट, तो आपके पास 3 कैटेगरियाँ बन रही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट। तो देखिए मेरा तो ये मानना है, एक तो खुद को तय करना आपको
दूसरी, अगर कहीं पर कोई छोटी मोटी समस्या आती भी है समझने में कि क्या करें कैसे करें, तो ये एक तो पहले ये देखिए कि आपने फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस आपने कितना क्या कवर कर लिया, क्या आप उसको अच्छे से कवर कर पा रहे हो, या पहले आपने तैयारी की है कि नहीं की। अगर आपने पहले तैयारी की है और आप नज़दीक जाके रहे हो 10-15 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, तो आपको निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। उसके अलावा बात करें सेकंड ग्रेड का क्या करें, तो जिन अभ्यर्थियों की, देखिए अब यहाँ पर है ना सेकंड ग्रेड के अंदर थोड़ा सा जो सिलेबस है ना थोड़ा वाइड हो जाता है। और वाइड किस प्रकार से होता है कि जैसे जो फर्स्ट पेपर आएगा ना उसके अंदर भी पूरा पॉलिटी पढ़ रहे हो, राजस्थान का पढ़ रहे हो, फिर ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ रही है, इंडिया की, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, और फिर पूरा करंट अफेयर्स इंडिया का, वर्ल्ड का, राजस्थान का। तो एक प्रकार से जो सेकंड और एसएस के अंदर तो सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं। केवल गणित को अगर छोड़ दें ना, गणित और इंग्लिश को, तो उसके अलावा फिर इनमें सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ने, एसएस वालों को तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, तो क्राइटेरिया भी उसका क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अगर आपकी सभी सब्जेक्ट पर डिमांड, जो आपकी कमांड है वो अच्छी है, तो आप सेकंड ग्रेड के लिए जा सकते हो। और अगर आप निरंतर तैयारी में लगे हुए हो पिछले काफ़ी समय से, तो आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। अन्यथा अगर आपके पास पीजी की डिग्री नहीं है, तो आपको फिर क्या करना चाहिए, रीट की तरफ या थर्ड ग्रेड की तरफ मूव करना चाहिए। लेकिन ये डिसीजन भी आपका ही होगा, किसी दूसरे के कहने से ना लें। बैठें, 1 दिन 2 दिन का समय दें खुद को और सोचें कि मैंने कितना सिलेबस कर लिया है या मेरी कितनी क्षमता है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट अभी तक, मान लीजिए आपने पढ़ा नहीं है या सिलेबस थोड़ा बहुत भी नहीं किया, तो आप नहीं कर सकते, कर सकते हो। लेकिन ये जो कैपेसिटी होगी या जो कैपेबिलिटी है, ये आपको खुद को ही तय करनी है कि मेरे अंदर मेरी क्षमताएं क्या है। तो अपने आप को, हो सकता है आप 1-2 दिन दे दीजिए अपने आप को और एक अच्छा डिसीजन लीजिए कि मेरे को किस ओर जाना है, और फिर उसी ओर जाकर आपको क्या करना है, एक प्रभावी रणनीति के रूप में आपको क्या करना है, अच्छी तैयारी करनी है। और ये नहीं है, देखिए ये नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होते हैं सिलेक्शन इतनी कम पोस्टों पर भी होते हैं। क्योंकि पीछे जब एचएम की भर्ती हुई थी संस्कृत डिपार्टमेंट में, तो 80 या 88 के आसपास पोस्टें थी। और भाई 88, अगर 88 पोस्ट थी तो 88 कैंडिडेट का तो देखिए चयन तो हुआ ही ना, और राजस्थान के अंदर। लेकिन संभावनाएं क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगर यहीं पर 3-4 हज़ार पोस्ट निकाली होती और हर सब्जेक्ट की 1000-1000 के पोस्ट होती या 2-2 हज़ार होती, तो संभावनाएं थोड़ी क्या होती कि ज़्यादा बन जाती यहाँ पर सिलेक्शन होने की। लेकिन फिर भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि मैं सेकंड ग्रेड की तरफ जाना चाहता हूँ या सेकंड ग्रेड को मैं कर सकता हूँ क्रैक, तो आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए। लेकिन ये डिसीजन आपको ही लेना होगा। आराम से 1 दिन दीजिए, 2 दिन दीजिए अपने आप को, और बैठ के शांति से सोचिए कि अगर आपने पीजी कर रखा है, अगर आपकी सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी है और आप कर सकते हो, आपको ये लगता है कि मेरे सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी है, तो आप फर्स्ट ग्रेड में जाएँ, सेकेंड ग्रेड में जाएँ, या फिर, और देखिए यहाँ पर जो रीट वाली जो होगी ना थर्ड ग्रेड, उसके अंदर भर्तियाँ खूब आएगी। यहाँ पर भर्ती ज़्यादा आने की संभावना है क्योंकि अभी डीपीसी होने वाली है, तो उसके अलावा पद भी यहाँ पर खूब खाली हैं। और सेकंड ग्रेड का तो देखिए धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मैंने जो अभी बताया आपको कि धीरे धीरे जो पद है ना उनको ख़त्म किया जा रहा है। क्योंकि यही बात क्या है इंग्लिश वाले में भी हो रही है। जैसे मैं आज की बात करूँ, हमारे ही विद्यालय में बात करूँ, तो सेकंड ग्रेड में जो एसएस जो पढ़ाते हैं ना, तो हम, जैसे मैं हिस्ट्री का लेक्चर हूँ, तो कुछ सब मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ एक क्लास को दूसरे सर पॉलिटिकल वाले वो पढ़ा रहे हैं। ऐसे इंग्लिश के अंदर है कि अब यहाँ पर उल्टा भी हो रहा है कई जगह कि जहाँ इंग्लिश का लेक्चरर नहीं है, वहाँ पर सेकंड ग्रेड वाला टीचर जो है वो 11th-12th में पढ़ा रहा है। या जहाँ पर लेक्चरर है वहाँ पर क्या कर रहा है कि लेक्चरर 11th-12th के साथ में 9th और 10th की इंग्लिश भी पढ़ा रहा है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि सेकंड ग्रेड के अंदर धीरे धीरे पद कम हो रहे हैं, और देखना निकट भविष्य में सेकंड ग्रेड के पद बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, अब अपनी तैयारी जारी रखिए, अच्छी मेहनत कीजिए, और आपको जो निर्णय अच्छा लगता है, आपको जो सब्जेक्ट आप अच्छा से चूज करते हो, अपना डिसीजन जो लेते हो उसको अच्छा सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, और उसके बाद में तैयारी में जुट जाइए। ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, और अच्छे से तैयारी में जुटिए। थैंक यू।